काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 34। क्लिक करें। जब कैले ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा से भी अधिक चौंकाने वाली चीज ने उसका स्वागत किया। हाँ, युवा मास्टर निम। वहां कोई था जो उसे देखकर बहुत खुश लग रहा था, दोनों बाहें फैलाए उसकी ओर दौड़ रहा था। ये बौना चूहा म्यूएला था। उसने अपना कोट भी ठीक से नहीं पहना था और वह केल की ओर भागा, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला है। उद्धरण चिन्ह ... उसको क्या हुआ है? केल ने चोई हान की ओर देखा। हालांकि चोई हान ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कि उसे भी कुछ पता न हो। मुलर उसी समय केल के सामने आ गया और अपनी सांसें संभालने लगा। हाँ, युवा मास्टर निम। क्या? सामान्य मुलर केल के सामने डर के मारे सिकुड़ जाता था। केल को यह देखकर हैरानी होती थी कि मुलर सामान्य से कितना अलग व्यवहार कर रहा था। उसी समय म्यूएलर ने केल की पैंट का किनारा पकड़ लिया। उद्धरण ... क्या हो रहा है? म्यूएलर की हताश अभिव्यक्ति ने केल को उलझन में डाल दिया, लेकिन उसने पहले म्यूएलर को दूर धकेल दिया और फिर कुछ पूछा। कुछ अजीब है। महल की दीवारों और गोल्डन टर्टल शिप को डिजाइन करने के बाद म्यूएलर की कीमत में इस समय उछाल आ रहा था। वह इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था जबकि उसे अपना सिर हवा में उठाकर घूमना चाहिए था। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूंगा। ये तो ठीक है। केल ने चोई हान को इशारा किया कि वह अभी म्यूएलर की देखभाल करे और हैरिस विलेज में प्रवेश कर गए। हैरिस गांव में इस समय कोई गार्ड नहीं था। जो सैनिक और शूरवीर पहले यहां आए थे वे सभी हेनिट्यूस कैसल में वापस आ गए थे। इसका एक कारण ये था कि यह एक रहस्य था कि केल टाइगर जनजाति को हैरिस गांव में ले जा रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टाइगर जनजाति को अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वे सैनिक और शूरवीर वर्तमान में महल में नाइट कैप्टन के अधीन प्रशिक्षण ले रहे थे। कैल ने लकड़ी की बाड़ को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे मुलर ने गांव में जाने से पहले इसके डिजाइन में मदद की थी, जो चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। मजेदार लग रहा है। राउन ने बोलना शुरू किया। केल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह युवा बाघों, भेड़ियों और 2 बिल्ली के बच्चों को बर्फ में लौटते हुए देख सकता था। मैं भी खेलने जा रहा हूं। आप जो चाहे करें। राउन हवा में प्रकट हुआ और बर्फ में खेल रहे बच्चों की ओर दौड़ा। हॉन्फना। केल ने अपने पीछे से एक चीख सुनी। यह म्यूएला था। ऐसा लग रहा था कि आधा बौना राउन को देखकर चौंक गया था, क्योंकि वह एक बार फिर केल के पास आया और अपनी पैंट कस ली। इस बार केल ने उसे किनारे नहीं धकेला। उसने 30 साल के उस आदमी की तरफ देखा जो एक बच्चे जैसा दिख रहा था और सहानुभूति के साथ बोलना शुरू कर दिया। बाघ और बिल्लियां एक ही बिल्ली परिवार से हैं। म्यूएला ने इतनी जोर से अपना सिर हिलाया कि मानो उसका सिर गिर ही गया हो। केल ने म्यूएलर को अपने पीछे छिपने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्लियां और बाघ उनकी ओर दौड़ रहे थे। वाह, बहुत समय हो गया। तुम अंततः यहाँ हो। ऑन और हॉन सबसे पहले कैल के पास पहुंचे। चोई हान, जो उसके बगल में खड़ा था, हंस पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कैल के होठों के कोनों को हिलते हुए देख सकता था। हमने आपको याद किया। लाल बिल्ली का बच्चा हॉन्ग, जो मोटे कपड़े पहने हुए था, ने अपना सिर केल के पैर पर रगड़ा। मुलर जल्दी से चोई हान के पीछे भाग गया। हमने सुना है कि आपको चोट लगी है। चांदी का बिल्ली का बच्चा ऑन, जो 12 साल का होने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया था, केल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हालांकि 12 अभी भी छोटा था, इसलिए उसने चिंतित बच्चे को जवाब दिया। हाँ, मुझे खांसी में खून आया। ऑन और हॉन्ग, साथ ही उनके आसपास के युवा टाइगर और वुल्व्स सभी भौहें सिकोड़ने लगे। राउन भी भौहें सिकोड़ने लगा। केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने दूर से किसी को आते देखकर सांस रोक ली थी। स्वागत है, युवा मास्टर निम। हाँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। कसकर बंधे हुए केल की तुलना में शमन गशान ने सिर्फ कपड़ों की एक पतली परत पहनी हुई थी। गशान ने अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। डिप्टी बटलर हंस ने हमें बताया कि आपने साम्राज्य में क्या किया। तुमने साम्राज्य में क्या किया? इस वजह से कैले से कई स्थानों पर संपर्क किया गया था। पूर्वोत्तर के सभी रईसों के साथ साथ पूरे राज्य के रईसों ने उसे अलग अलग समारोहों में आमंत्रित किया। एकमात्र अपवाद एरिक था, जिसने केल की स्थिति के बारे में चिंताजनक पत्र भेजा था। केल ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि वह ये बात पहले भी कई बार सुन चुका था। क्या ऐसा है? क्या प्रकृति ने तुमसे और कुछ नहीं कहा है? गाशान के मुंह से निकलती आवाज सुनकर केल चौंक गया। उन्हें प्रकृति के बारे में पूछने पर पछतावा हुआ। वह गशान को घूरता रहा, जिसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ रखा था। उस समय गशान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बोलना शुरू कर दिया। प्रकृति ने कहा है कि
इस सर्दी में उत्तर का भाग गर्म हवा से भर जाएगा। बहुत खूब। केल आश्चर्यचकित था, हालांकि उसके स्थिर भाव ने गशान को बिना सवाल किए बोलना जारी रखने पर मजबूर कर दिया। क्या उत्तरी गठबंधन हमारा दुश्मन नहीं है? मुझे चिंता है कि उत्तरी क्षेत्र में गर्म हवा भरने का मतलब है कि उनके साथ अच्छी चीजें होंगी। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केल की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर गशान के साथ आए योद्धा उसकी ओर देखने लगे। केल ने उन पर धीरे से मुस्कुराया। हमें बस वही करना है जो हमें करना है। चीजें वैसे ही होंगी जैसा हम चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूं। जो चीजें बहुत दूर भविष्य में हैं, उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गशान ने अपना सिर हिलाया जबकि केल मन ही मन सोच रहा था। प्रकृति वास्तव में मानसिक है। टैप टैप। केल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक हैरान ब्लैक ड्रैगन उसके कंधे पर थपथपा रहा था। 6 साल का बच्चा हैरानी से गशान की ओर देख रहा था। केल ने अपने सिर में राउंड की आवाज सुनी। मानव, ये तो कमाल है। मुझे यकीन है कि टाइगर शमन को ड्रैगन के क्रोध के बारे में नहीं पता होगा। ड्रैगन का क्रोध, यह उस अग्नि स्तंभ का नाम था जिसे इरुहाबिन ने बनाया था। केल ने राउंड की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। ये फिर वही मुस्कान है। राउंड ने अपना सिर हिलाया और ऑन और हॉर्न की ओर भागा। अब औसतन 9 साल की उम्र के बच्चे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जबकि केल ने उन्हें अनदेखा कर दिया और चलना शुरू कर दिया। चलो घर चलते हैं। जी श्रीमान। घर। चोई हान और गशान दोनों ही कैल के पीछे पीछे चल रहे थे। मुलर ने यह सुनिश्चित किया कि वह गशान से जितना संभव हो सके उतना दूर रहे और कैल की पैंट को पकड़े हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। केल जिस घर की बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से सुपर रॉक विला था। कुछ लोग सुपर रॉक विला के प्रवेश द्वार पर उसका स्वागत करने आए थे। उन्हें देखते ही केल मुस्कुराने लगा। बहुत कुटिल। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह फिर से कोई साजिश रच रहा है। तुम सही हो। ये फिर से वही मुस्कान है। हॉन्ग, ऑन और राउंड। इन तीनों की तीव्र टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि केल ने गुफा के प्रवेश द्वार पर लोगों की ओर देखा। आमतौर पर लॉक, हंस और रोजलिन ही प्रवेश द्वार पर उसका स्वागत करते थे, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि वे अभी भी यहाँ होंगे। हालांकि गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद लोग पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। तुम यहाँ हो। ये तलवार मास्टर हन्नाह थी। वह गुफा के किनारे अपनी बाहें क्रॉस करके झुकी हुई थी। केल ने उसके संक्षिप्त अभिवादन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उन 2 लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया था। हिलाएं हिलाएं हिलाएं। पागल पुजारिन केज। वह एक पैर पर झुकी हुई और दूसरे पैर को हिलाती हुई अपने नाखूनों को काट रही थी। वह अपने विचारों में इतनी गहराई से डूबी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि केल आ गया है। तुम पागल भगवान हो। तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो और चिल्लाते रहते हो? युवा मास्टर केल की पैंट पकड़ते हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? केज पिछले कुछ सप्ताह से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे हर रात सपने में मौत के देवता की आवाज सुनाई देती थी। वह बार बार सूंघता और रोता रहता था। कोई देवता ऐसा कैसे कर सकता है? वह हमेशा यही बात बड़बड़ाता रहता था। आखिरकार आखिरकार केल, वह इंसान वाकई असली था। अब मैं दुनिया के साथ एक खूबसूरत मौत साझा कर सकता हूँ। ये कथन बहुत अजीब नहीं था। हालांकि केज को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके बाद वह क्या कहेगा। क्या आप पवित्र युवती बनने का प्रयास करना चाहती हैं? केज हर बार उस समय जाग जाता और चिल्लाता, क्या बकवास है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? हालांकि आज सुबह जब उसने इस तरह प्रतिक्रिया दी तो उसे मृत्यु के देवता की आवाज के साथ साथ भयंकर सिरदर्द भी सुनाई दिया। जो चाहो करो, यही रास्ता तुम्हें अपनाना चाहिए। वह उससे कह रहा था कि वह जो चाहे करे। इससे उसे और भी संदेह होने लगा। केजनेम, वह संत जैक की कांपती आवाज सुन सकती थी। सेंट जैक। पिछले कुछ दिनों से उसे अनिद्रा, सिरदर्द और दिल का कांपना जैसी शिकायत थी। उसने कहा कि उसे भगवान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और उसे हर दिन अजीब सा महसूस होता था। केज ने जैक की ओर देखा और उसने उसका नाम पुकारा, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर कांपने लगे। एक अशुभ अनुभूति ने अचानक उसे घेर लिया। बेटा, उसने उस अशुभ एहसास की दिशा में अपना सिर घुमाते हुए कोसा। उसने पहले भी यह अशुभ एहसास महसूस किया था। ये वही अनुभूति थी जो उसने तब महसूस की थी जब उसने मृत्यु के देवता के सामने पुजारिन बनने की प्रतिज्ञा की थी। नहीं, यह उस समय से भी अधिक तीव्र था। यह तथ्य कि उसने अपनी प्रतिज्ञा लेते समय ऐसा महसूस किया था, एक रहस्य था क्योंकि किसी और ने ऐसा महसूस नहीं किया था। मुझे देखते ही गाली देना। मुझे इस तरह का अभिवादन पसंद है। जैसे ही केल ने अपना सिर घुमाया, केज की नजर उस पर पड़ी।
उसने गहरी सांस ली। उसने उन अद्भुत कामों के बारे में सुना था जो केल ने साम्राज्य में किए थे। उसने सोचा कि क्या बातचीत की शुरुआत उसी के बारे में बात करके करनी चाहिए। हालांकि उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसकी उसे भी उम्मीद नहीं थी। युवा मास्टर निम, आप अपने साथ क्या लाए हैं? जैसे ही उसने ये पूछा, केज का मन साफ हो गया। तुम अपने साथ कौन सी भयानक चीज लाए हो? यह अशुभ एहसास। यद्यपि मृत्यु के देवता का चच मृत्यु को गर्म चीज के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, केज को सच्चाई पता थी। उचित किंतु अनुचित मृत्यु से अधिक क्रूर कुछ भी नहीं है। मृत्यु सभी लोगों को आती है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। इसलिए यह उचित था। हालांकि यह अनुचित भी था, क्योंकि इससे एक अच्छे बच्चे की जान चली जाती, जबकि एक दुष्ट व्यक्ति को बूढ़ा होने तक जीवित रहने दिया जाता। केज को पता चल गया कि केल अपने साथ कुछ लाया है। उसी समय उसने अपने कान में जैक की आवाज सुनी। हाँ, संत जैक भ्रमित भाव से केल को देख रहा था। वह अपनी छाती थपथपा रहा था, मानो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैक की प्रतिक्रिया देखकर केल और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा। आशा के अनुसार पागल पुजारिन केज एक अद्भुत व्यक्ति थी, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। केज सेंट जैक से कहीं अधिक वास्तविक था। एम्पायर से सुपर रॉक विला तक का सफर काफी लंबा था। हालांकि वापस आते समय केल को न तो सूर्य देवता के चर्च के किसी पुजारी ने रोका और न ही मृत्यु देवता के चर्च ने। हालांकि सेंट जैक अभी उसके पास जाने में झिझक रहा था, जबकि केज तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। युवा मास्टर केल, आप पर इतनी खतरनाक आभा क्यों है? यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। केल ने केज के हाव भाव पर गौर किया जब वह अपनी चिंताएं उसके साथ साझा कर रही थी। मिस केज और जैक निम, केल ने धीरे से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे। केल ने नेतृत्व संभाला और वे भूमिगत विला की ओर बढ़े। कुछ देर बाद केल के सामने एक चाय का प्याला रख दिया गया। डिप्टी बटलर हैंस ने भी उसके सामने कुछ स्नैक्स रखे और चुपचाप केल के कमरे से बाहर निकल गया। केल ने विला की 5वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे में सोफे पर काफी समय बाद पहली बार झुककर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कृपया कुछ चाय पी लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा है। केज और जैक ने एक पल के लिए केल को देखा और फिर धीरे धीरे अपने चाय के कप उठाकर चाय पीने लगे। शांत करने वाली चाय पीने के बाद केज थोड़ा शांत हो गया। उसी समय मेज पर 2 वस्तुएं रखी गईं, एक पुराना कॉम्पैक्ट दर्पण और पफ। केज ने चाय मुंह में थूक दी। एक किताब, लेखक, एक हार्दिक मृत्यु। टपक टपक। उसने जो चाय थूकी थी उसका कुछ हिस्सा उसके गालों से होते हुए फर्श पर गिर गया। हालांकि न तो केज और न ही केल ने इस पर ध्यान दिया। केल ने बोलना शुरू करते समय अपनी घबराहट छुपा ली। एक दिव्य वस्तु। केल को दैवीय वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। आप क्या सोचते हैं? हालांकि पागल पुजारिन केज ने बिना कोई जवाब दिए किताब की ओर हाथ बढ़ाया। केल ने केज को हिचकिचाते हुए देखा तो बोला, एक नजर देखना। जैसे ही उसने ये कहा, उसने तुरंत पुस्तक उठा ली। यह उसी क्षण हुआ। शश। सफेद किताब अचानक काली हो गई। बैंग बैंग। किसी के द्वारा खिड़की पर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनकर केल ने अपना सिर घुमाया। मानव, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत डरावनी आभा महसूस हो रही है। वह देख सकता था कि राउन चिल्ला रहा था और उसका चेहरा खिड़की पर पैनकेक की तरह सपाट था। वह ऑन और हॉर्न के साथ बाहर खेलने के बाद किसी समय उड़कर आया था। उसकी तीव्र गति से केल को झटका लगा, जिसने केज की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ... यह है। केल ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। केल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। यह दिव्य वस्तु कितनी अद्भुत होगी। वह केज को घूम भरते हुए देख सकता था। फिर उसने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। केल को झटका लगा। माफ कीजिए मिस केज, आपने अभी क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? केल ने फिर से केज की ओर देखा। उसे याद आया कि मृत्यु के देवता ने सपने में उससे क्या कहा था और वह बोलने लगी। केल एक बार फिर से उम्मीदों से भर गया और उसे इंतजार था कि वह क्या कहना चाहती है। वह बोलती रही, मैं खुद भी इतना आश्वस्त नहीं हूँ। माफ करें, ये वास्तव में एक बार उपयोग होने वाली वस्तु थी। यहाँ तक कि केज को भी इसके अलावा कुछ नहीं पता था। फिर उसने कैले को बताया कि उसने क्या देखा। इस पुस्तक में केवल एक वाक्य है जो मैं देख सकता हूँ। केल को उसकी बातें सुनने के बाद याद आया कि उसने क्या पढ़ा था। लेस देन दुनिया के सभी जीव मरने के बाद भी सुंदर लगते हैं। ग्रेटर देन। लेस देन क्या आप मरना चाहते हैं? ग्रेटर देन। लेस देन मेरे पीछे आओ। ग्रेटर देन।
लेस देन आई ये जाने मरने का सबसे आसान तरीका। ग्रेटर देन, यही तो उसने पढ़ा था। लेकिन केज के लिए तो ये सिर्फ एक वाक्य था। केल ने अब उसे एक अलग भाव से देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कुछ याद आया जो मौत के देवता ने उसे पिछले हफ्ते अंतहीन रोने और टिप्पणी करने के बाद कल रात कहा था। नायकों का अस्तित्व ऐसा होता है जिसकी भविष्यवाणी भगवान भी नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि कोई नायक उभरकर सामने आए। एक नायक का जन्म। पागल पुजारिन केज ने उस विचार को दूर धकेल दिया और पुस्तक में पढ़े गए वाक्य की व्याख्या की। क्या आप मौत को मारने की विधि के बारे में जानना चाहते हैं? सैकड़ों पृष्ठों वाली पुस्तक को उस एक वाक्य में संक्षिप्त कर दिया गया। बहुत क्रूर। ये वाक्यांश सुनते ही केल के मन में यही विचार आया। पलटना। पागल पुजारिन ने जल्दी से पन्ने पलटे। सारे पन्ने देखने के बाद उसने बोलना जारी रखा। सबके सब, हर एक पन्ना एक ही बात कहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मुझे और अन्य लोगों को एक सामान्य निबंध जैसा लगा। बेशक मूल सामग्री नियमित नहीं थी, लेकिन इससे कोई अशुभ आभा नहीं निकलती थी। बैंग बैंग। केल, जो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, ने जब देखा कि राउंड खिड़की पर लगातार धमाका कर रहा है तो उसने आह भरी और उसके लिए खिड़की खोल दी। राउंड जल्दी से अंदर आया और जोर से चिल्लाया, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। फिर वह केल के ठीक बगल में बैठ गया और केज के हाथ में किताब को घूरने लगा। केज ने रॉन की हरकतों को चुपचाप देखा और फिर केल की निगाहों को देखने के बाद फिर से बोलना शुरू किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में यहां लिखी बातों को पढ़ नहीं सकता। विदेशी पात्रों का संग्रह मेरे मन में उस कथन को याद दिलाता है। केल ने पूछा जब उसने देखा कि केज ने अपनी बात पूरी कर ली है। मृत्यु को मारने का क्या मतलब है? पुजारिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे पक्का नहीं पता। कितनी जटिल किताब है। हालांकि लेखक का नाम ए हॉटफेल्ट डेथ पूरी तरह बकवास है। केज के शब्द और भी कठोर होते गए। वह गालियां देती रही, फिर खुद को रोकती रही, नकली खांसी निकालती रही और फिर बोलना जारी रखा। मृत्यु के देवता के चच में मृत्यु के देवता के वचनों की एक पुस्तक है। उन्होंने पुस्तक के शब्दों को समझ लिया है और इसे मृत्यु के देवता की शिक्षाओं के रूप में उपयोग करते हैं। क्या उस किताब में भी ऐसा ही कोई वाक्यांश है? केज ने केल की ओर देखकर मुस्कुराया, जो हमेशा समझ जाता था कि वह क्या कहना चाह रही है। फिर उसने बोलना जारी रखा, ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के देवता ने निम्नलिखित कहा था। उसे याद आया कि बचपन में सोने से पहले उसे क्या क्या याद करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुजारी उसे तभी सोने देते थे जब वह सब कुछ याद कर लेती थी। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के देवता ने जीवन के बारे में यही कहा था। मृत्यु के बाद हमें दो विकल्प दिए जाते हैं, सही रास्ता और टेढ़ा रास्ता। शश। पुस्तक को फिर से काली रोशनी ने घेर लिया। केल और पुजारिन दोनों घबरा गए, लेकिन वह शांति से बोलती रही। जिस क्षण आप मुड़े हुए रास्ते में प्रवेश करेंगे, आपको उस रास्ते के अंत में एक और विकल्प दिया जाएगा। पलटना। पुस्तक एक विशिष्ट पृष्ठ पर रुकने से पहले अपने आप ही पन्ने पलटने लगी। केल ने केज से पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि उस पन्ने पर क्या लिखा है, लेकिन पागल पुजारिन केज के मुंह से निकले कठोर शब्दों ने उसे अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। तुम पागल भगवान हो, केज ने बोलना शुरू किया तो केल चौंक गया। क्या आप मौत को मारने की विधि के बारे में जानना चाहते हैं? ये फिर से वही सवाल पूछ रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं? केल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वह सचमुच बिल्कुल भी जिज्ञासु नहीं था। उसने सोचा था कि यह एक खजाना होगा, लेकिन यह एक भयानक वस्तु ही निकली। हाँ यार, ऐसी खतरनाक चीज रखने की कोई जरूरत नहीं है। राउंड ने अपने छोटे से अगले पंजे से केल की बाह थपथपाई और ऐसे हंसा जैसे वह केल को बता रहा हो कि उसने अच्छा काम किया है। राउंड की हरकत पर केल ने अपनी आह रोक ली। उन्होंने साम्राज्य से लौटते समय एरोहाबेन से दिव्य वस्तुओं के बारे में पूछा था। उस समय एरोहाबेन ने अपना सिर हिला दिया था। देवताओं की भाषा को समझने का कोई तरीका नहीं है। केवल योग्य लोग ही इसे सुन या पढ़ सकते हैं। केल ने पागल पुजारिन से पूछा, मिस केज, क्या आप इसके बारे में उत्सुक हैं? मुझे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आशा के अनुसार। केल ने पुस्तक की ओर इशारा करते हुए देखा कि केज हमेशा ऐसी चीजों के बारे में उसी तरह सोचते हैं जैसा वह सोचते हैं। क्या आप इसे मेरे लिए सुरक्षित रख सकते हैं? जरूर। मैंने सुना है कि मृत्यु के देवता की ज्यादातर दिव्य वस्तुएं गायब हो गई हैं। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और जब आपको इसकी जरूरत होगी तब आपको सौंप दूंगा, युवा मास्टर निम। वह किताब पर टैप करने लगी। जिस तरह से उसने टैप किया, उससे ऐसा महसूस हुआ कि वह इसे एक कीमती वस्तु के बजाय एक अप्रिय वस्तु समझ रही थी।
मुझे लगता है कि आम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और बुरे सपने आएंगे, क्योंकि यह किताब अशुभ संकेतों से भरी हुई है। यही कारण है कि मुझे बुरा सपना आया। रावण ने जवाब में चिल्लाते हुए एक बार फिर किताब की ओर देखा। केल ने अपना सिर एक ओर झुका लिया। दुस्वप्न, संघर्ष। केल को सोने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह शायद पहले से कहीं बेहतर सो रहा था। उद्धरण ... यह अजीब है। केल को लगा कि यह अजीब बात है, लेकिन शोर सुनकर उसने अपना सिर घुमा लिया। खनक खनक। चाय के प्याले के अंदर की चाय ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी, क्योंकि प्याला नीचे रखी प्लेट से टकरा रहा था। उद्धरण ... संत नेम। केल ने उसे आवाज दी, लेकिन जैक जवाब दिए बिना ही कांपता रहा। उसके हाथ में चाय का प्याला ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण नीचे गिर जाएगा। और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर जैक आखिरकार जवाब देने में कामयाब हो गया। मैं चाय पीने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाय अचानक ठंडी हो गई थी। मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा था। ठंडा। जब केल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो किसी ने जैक के हाथ से चाय का कप ले लिया। झनकार। जैक से सख्ती से बात करने से पहले केज ने चाय का कप लगभग मेज पर पटक दिया। यह एक देवता है। ईश्वर। केल और भी अधिक उलझन में पड़ गया। जैक निम, ये तो भगवान की आभा है। पागल पुजारिन केज को पता चल गया था कि जैक क्या महसूस कर रहा था। एक ठंडा और डरावना एहसास जिसे गर्म चाय जैसी किसी चीज से ठीक नहीं किया जा सकता था। उद्धरण ... वह अपने भगवान के शब्दों को सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी इसे महसूस कर सकता है। उसने सोचा कि यह सचमुच भाग्य ही था कि जैक संत बन गया। हालांकि वह भगवान की कही हुई कोई भी बात सुन नहीं पाया, लेकिन कम से कम जब भगवान उसकी ओर देख रहे थे तो वह उसे महसूस तो कर सकता था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। देवता की आभा डरावनी और ठंडी होती है। यद्यपि वह शिकायत करती थी कि मृत्यु का देवता कैसे रो रहा था और हर समय गालियां दे रहा था, फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं छोड़ी थी। जिस प्रकार बहिष्कृत होने के बावजूद वह अपने दर्शन के अनुसार जीवन जीने से नहीं रुकी, उसी प्रकार पुजारिन के रूप में उसकी पहचान ने उसे अपने ईश्वर से दूर रहने से रोक दिया। उद्धरण ... मिस केज। जैक ने अपने कांपते हाथों को आपस में जोड़ा और केज की ओर देखा। मृत्यु के देवता की सेवा करने वाली एक पुजारिन ने उस पर हाथ रखा, जिसके बाद वह थोड़ा शांत हो गया था। जैक, तुम क्या करना चाहते हो? उसके सवाल पर जैक ने अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कॉम्पैक्ट में रखी और हाथ बढ़ा रहा हो। कॉम्पैक्ट दर्पण जल्द ही उसके हाथ में था। केल ने इसे वहां रखा था। कृपया आप जो चाहें करें। केल की बातें सुनने के बाद जैक ने धीरे से कॉम्पैक्ट में खोला। क्लिक करें। वह अंदर पुराना टूटा हुआ दर्पण देख सकता था। जैक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आश्चर्य से केल की ओर देखा। आईने पर अक्षर लिखे हैं। यहाँ भी पात्र। केल ने शांत भाव से पूछा। यह क्या कहता है? जैक ने हिलते हुए वापस दर्पण की ओर देखा। निंदा। इसमें निंदा लिखा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द उसके दिमाग में अंकित हो गया हो। साथ ही इससे उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि यह कॉम्पैक्ट दर्पण सूर्य की निंदा है। सूर्य देव कोई दयालु देवता नहीं थे। वह एक धर्मी देवता था जो अपने विवेकपूर्ण निर्णय के अनुसार कार्य करता था। हालांकि ये तथ्य कि वह तर्कसंगत था उसे परोपकारी बनाता था। शक्ति, स्नेह और करुणा। किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना लिया गया निर्णय अक्सर परोपकारी होता था। जैक को दर्पण पर लिखा शब्द देखकर राहत मिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंदा शब्द उसके लिए नहीं था। हालांकि वह डरा हुआ था और उसे अत्याचार भी महसूस हो रहा था। वह दिव्य वस्तु से क्रोध निकलता हुआ महसूस कर सकता था। युवा मास्टर निम, मुझे इस वस्तु को अपने पास रखने का कोई भरोसा नहीं है। केल ने जैक से आईना वापस ले लिया। उसने आईने पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखा। उसे आईने से कोई डरावनी आभा भी आती हुई महसूस नहीं हुई। तो फिर मैं इसे रख लूंगा। कैल की प्रतिक्रिया सुनकर संत राहत में मुस्कुराए। हालांकि कैल ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हालांकि जब हम साम्राज्य में जाएंगे तो आपको ये दर्पण अपने साथ ले जाना होगा, जैक निम। इसके बाद केल ने अल्केमिस्ट्री और कैट नाइट रेक्स के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा उन्होंने नष्ट हो चुके वेटिकन की छवि और नागरिकों के बीच बातचीत के बारे में विस्तार से बताया। ये सब सुनकर जैक सिर्फ केल को देखता रह गया। केल ने उससे बात करना शुरू किया। हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। उन शब्दों ने जैक को पुनः अपना ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण ...
हाँ, हमें उन्हें बचाना होगा। जैक ने अपना सिर हिलाया और पागल पुजारिन ने उसके कंधे पर थपथपाया। जैक ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। युवा मास्टर निम, हाँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये देखकर कि केल अवाक है, जैक ने बोलना जारी रखा। मैं भी आपकी तरह लोगों को बचाना चाहता हूँ, युवा मास्टर निम। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जैक के शुद्ध भाव को देखकर केल केवल अपना सिर हिला सका। वह पवित्र और शुद्ध जैक को अपने जैसा बनने के लिए नहीं कह सकता था। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अब उठ जाना चाहिए। केल ने अपनी बची हुई चाय पी और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों पादरियों को अलविदा कहा और कमरे का दरवाजा खोला। युवा मास्टर निम, हौंफना। केल सदमे में हौंफने लगा। वह पूरी तरह से सफेद आंखों की एक जोड़ी देख सकता था। ये बाघ जादूगर गशान था। क्या यह क्या है? केल सदमे में लगभग हकलाने लगा। हालांकि गशान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। प्रकृति ने मुझे बताया कि एक शक्तिशाली शक्ति नीचे आई है। क्या कुछ हुआ? क्या आप ठीक हैं, युवा मास्टर निम? वाह, ये सचमुच मानसिक है। केल ने अपना सिर हिलाकर गशान को ये बताया कि सब ठीक है। ये ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या? हौंफना। केल एक बार फिर हौंफने लगा। राउन ने अपनी आवाज ऊंची की। गोल्डी दादाजी, क्या आप नहीं देख सकते कि हमारा इंसान हैरान है? अगर आप अचानक ऐसे प्रकट हुए तो आप हमारे कमजोर इंसान को मार सकते हैं। उद्धरण ... मारना। केल ने राउन को कुछ भी डरावना कहने से रोका और अजीब तरीके से एरोहाबेन की ओर मुस्कुराया। साम्राज्य से लौटने के बाद एरोहाबेन अपनी मांद में वापस आ गया था। वह शायद हाल ही में लौटा होगा, क्योंकि वह 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर कमरे के अंदर देख रहा था। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना छोटा बच्चा ड्रैगन है। एरोहाबेन ने अपना सिर हिलाया और अविश्वास से राउन की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर कैले की ओर देखा। हेयर यू गो। उसने केल को बैंगनी रंग का लिक्विड वाली बोतल थमा दी। बोतल को देखते ही राउन की आंखें चमकने लगीं। क्या ये ड्रैगन का क्रोध है? गशान, ड्रैगन रेज नाम सुनकर झिझका, हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी और उसने जवाब दिया, नहीं, यह एम्पायर वाला है। ड्रैगन का क्रोध अलग है। बैंगनी रंग का ये तरल पदार्थ वह वस्तु थी जो उन्होंने मेपल कैसल से चुराई थी। आप इसकी आवश्यकता क्यों है? राउन के प्रश्न का उत्तर देते हुए केल ने बोतल को अपने जादुई थैले में रख लिया। साम्राज्य और उत्तरी गठबंधन के बीच समस्याएं पैदा करना। केल के सहज शब्दों से गशान एक बार फिर झेप गया। उसे लगा जैसे उसने किसी बड़ी योजना के बारे में सुना हो। उसी समय उसने राउन की आवाज सुनी। ओह, समझा, ये बहुत ही अनौपचारिक और उज्ज्वल था। गशान को चिंता होने लगी। उद्धरण ... क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन आ गए हैं जो बहुत शक्तिशाली है? हालांकि इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। केल ने गशान से पूछा, क्या बाघ चट्टानों पर चढ़ने में अच्छे होते हैं? क्षमा करें, चट्टानें? हाँ, ये बहुत खतरनाक चट्टान है। गशान ने असमंजस में ईमानदारी से उत्तर दिया। खैर, योद्धा ऐसा कर सकते हैं। मुस्कुराहट। केल मुस्कुराने लगा। क्या ऐसा है? गशान ने अवचेतन रूप से अपनी छड़ी को कस लिया। वह प्रकृति के इस कथन का इंतजार कर रहा था कि यह बुरा होगा, हालांकि प्रकृति ने कुछ नहीं कहा। इसलिए उसने कैल की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। जब मौसम ठीक हो जाए तो चलो मौत की घाटी की ओर चले। उद्धरण ... हाँ सर, है ना? मौत की घाटी, वह 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। मौत की घाटी, ये घाटी अपने सबसे खराब भूभाग के लिए जानी जाती थी, जहां राक्षसों, मनुष्यों और जानवरों सभी के लिए रहना मुश्किल था। इसके अलावा यह इतनी भयानक थी कि पौधे भी अच्छी तरह से जीवित नहीं रह सकते थे। यहाँ का मौसम भी बहुत खराब था क्योंकि यह ऊंचाई पर था। केल की बात सुनकर गशान चुप हो गया। केल ने सहजता से बात आगे बढ़ा दी। ड्रैगन का क्रोध घाटी पर गिर जाएगा। हो, गशान ने प्राचीन ड्रैगन की उपहास सुनी। ये बदकिस्मत बदमाश काफी साहसी है। एरोहाबेन को केल पर गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि वह लगातार बोल रहा था। अच्छा, आप जितने बदकिस्मत हैं आपको उतना ही साहसी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, केल ने शर्मिंदगी के साथ तारीफ स्वीकार करते हुए शांत स्वर में कहा। गशान चुपचाप उन्हें बातें करते हुए देख रहा था। गशान, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मुझे एरोहाबेन निम से कुछ बात करनी है। हाँ सर, गशान ने बिना किसी संकोच के अपना सिर हिलाया जब उसने केल और एरोहाबेन को रोजलिन की प्रयोगशाला की ओर जाते देखा। राउन उसी समय उसके पास आया। गशान को यह अजीब लगा क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने पहले कभी उसके पास आकर बात नहीं की थी। राउन ने उससे बात करना शुरू किया। खुश हो जाओ,
माफ करें, गशान ने भी पूछा, लेकिन राउन के गोल मटोल गालों पर मुस्कान थी और वह तेजी से केल के पीछे चला गया। गशान ने कुछ देर तक उन तीनों को दोनों पुजारियों के साथ केल के कमरे से बाहर जाते हुए देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाऊं? उबार क्षेत्र का तट। उस समय रात काफी हो चुकी थी और केल एक छोटे से प्रकाश स्रोत के नीचे खड़ा था। हाँ, हम तुम्हें गांव तक पहुंचा देंगे। एक्स आकार के निशान वाली एक बड़ी हम्पबैक व्हेल ने उसे कैले को वापस सौंप दिया। विटिरा ने कैले से बात करना जारी रखा, जो हिचकिचा रहा था। राउन निम और युवा मास्टर कैले, आपके समूह ने मेरी पीठ पर चढ़ने की योग्यता अर्जित कर ली है। ये सच है, तुम मेरी पीठ पर भी सवारी कर सकते हो। अर्ध रक्त वाले वेल पासेटन ने भी अपनी बहन से सहमति जताते हुए केल को अपनी पीठ सौंप दी। हम अंततः बोलना शुरू करने से पहले केल को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। क्षमा मांगना, माफ करें। केल ने अपनी गर्दन पर दुपट्टा कस लिया, जैसे ही पासेटन ने असमंजस में पूछा। शीतकालीन समुद्री हवा ठंडी होती है। उसने सोचा कि वेल की पीठ पर बहुत ठंड होगी। पासेटन का मुंह खुल गया और उसने सहमति में आह कहा। केल ने विटिरा की ओर देखते हुए रोजलिन और राउन की ओर इशारा किया। कृपया मुझे टेलीपोर्टेशन निर्देशांक बताएं। राउन और रोजलिन ने कहा है कि वे मुझे टेलीपोर्ट करेंगे। विटिरा ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, हम युवा मास्टर कैलेनिम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? केल थोड़ा चिंतित था। जनवरी का मध्य था। केल इस ठंडे मौसम में हेनिट्यूस क्षेत्र के हिस्से के रूप में नामित एक द्वीप पर वेल भाई बहनों से गुप्त रूप से मिल रहा था। अब समुद्री मार्ग से वेल गांव की ओर जाने का समय आ गया था। विटिरा अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। यह एक ग्लेशियर है। हमारा गांव एक विशाल ग्लेशियर के ऊपर है। ये हमेशा थोड़ा हिलता रहता है। इस वजह से आपको गांव के सटीक निर्देशांक देना मुश्किल है। अगर यह ऐसा है तो। केल ने बोलना शुरू करने से पहले एक क्षण सोचा। राउन, उड़ान जादू भी ठंडा होगा, है ना? बहुत ठंड होगी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इंसान। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। थर्मल मैजिक कृपया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वेल गांव एक गतिशील ग्लेशियर के ऊपर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यह महाद्वीप का ही हिस्सा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उत्तरी गठबंधन उन पर नजर रख रहा है। केल ने देखा कि चोईहान ने चुपचाप दो वेलों के बीच एक छोटा जहाज बांध दिया, जबकि रोजलिन ने ऑन और हॉर्न को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और जादू से जहाज को मंत्रमुग्ध कर रही थी। फिर अंततः वह जहाज पर चढ़ गया। उसने सोचा कि वेल की पीठ पर बहुत ठंड होगी। मानव, मैं छोटी वेल की पीठ पर सवारी करूंगा। यह अच्छा लगता है। केल ने राउन की आवाज सुनी, जबकि उसने खुद को कंबल में लपेट लिया था। कुछ दिनों के बाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत खूब। जहाज से उतरते समय केल की हैरानी से सांस फूल गई। राउन उसकी बाहों में लिपटा हुआ था। वह पूरी तरह से कंबल में लिपटा हुआ था। आछू, सूंघ सूंघ। राउन ने छींका और फिर नाक सिकोड़ी। केल ने आश्चर्य से एक बार फिर गहरी सांस छोड़ी। वाह, ड्रैगन को भी सर्दी लग सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और फिर भी आपको सर्दी लग सकती है। केल ने राउन के बड़बड़ाते चेहरे को देखा जब वह राउन को अपनी बाहों में लेकर नाव से उतरने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुंदर, वह बर्फ से बने घर देख सकता था। सूरज की रोशनी में चमकते हुए ये घर ऐसे लग रहे थे जैसे हीरे से बने हों। ये हमारा गांव है। केल ने विटिरा की उत्साहित आवाज सुनी और अपने सामने गांव को देखा। फिर वह चिंतित हो गया। बांग, बर्फ के एक घर को जोरदार आवाज के साथ नष्ट कर दिया गया। चिंतित केल को अपनी बाहों में राउन की आवाज सुनाई दे रही थी। ये तो इंसान है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घर से बाहर निकाला जा रहा हो। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी वेल है। केल ने विटिरा की ओर देखा। सिर्फ वह घर ही ऐसा है। लगता है उन्हें नया घर बनाना पड़ेगा। केल ने उसकी शांत आवाज सुनी और सोचने लगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये जगह भी अजीब है। एक घर उड़ गया और एक व्यक्ति उड़ गया। हालांकि बाकी सब कुछ अभी भी शांत लग रहा था। ये निश्चित रूप से केल के लिए इस जगह को अजीब मानने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह काफी भारी है। केल ने अपना सिर नीचे झुका लिया। राउन ने जल्दी से उसकी नजरें चुरा लीं। राउन की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़कर 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर हो गई थी, और इस प्रक्रिया में उसका वजन भी काफी बढ़ गया था। आछू, वह देख सकता था कि राउन चीखते समय मुस्कुरा रहा था और उसकी नजरों से बच रहा था। केल अपना सिर हिलाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और दूर एक पहाड़, नहीं, एक घर को घूरता रहा। उसी समय उसने विटिरा की आवाज सुनी।
जो अभी उड़कर आया है वह ब्लू व्हेल है। ओह, केल ने प्रशंसा से भरी आह भरी। ब्लू व्हेल, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे राक्षसों और ड्रैगन के बाद सबसे बड़े शरीर वाले जीव हैं। विटिरा ने केल के उत्तर पर हल्के से मुस्कुराकर समझाना शुरू किया। वे व्हेल जनजाति में सबसे बड़े हैं। वे सबसे मजबूत भी हैं। दोनों की निगाहें उस ओर गईं जहां ब्लू व्हेल उड़कर गई थी। खांसी खांसी, वे खांसते हुए किसी को उठते हुए देख सकते थे। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, क्योंकि वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर जमी बर्फ के कणों को झाड़ने लगा। केल का चेहरा अजीब हो गया। वह व्हेल हंस रही है। जाहिरा तौर पर केल ने अपनी नजरें हंसती हुई ब्लू व्हेल से हटा ली। विटिरा ने एक बार फिर मुस्कुराकर उनसे नजरें मिलाईं। वह थोड़ा खास है। अच्छा ऐसा है। केल ने इसे वैसे ही स्वीकार कर लिया और विषय बदल दिया। ये बहुत शांत है। व्हेल गांव बहुत शांत था। यद्यपि बर्फ के घर धूप में चमक रहे थे, लेकिन उनकी वास्तुकला सरल थी और आकार औसत थे। केल विटिरा की शांत प्रतिक्रिया सुन सकता था। हाँ, आखिरकार हम समुद्र पर ही हैं। क्या यही कारण है? केल ने चारों ओर देखा। यह विशाल हिमनद विशाल महासागर के ऊपर था। ये घर बर्फ के इस विशाल खंड के ऊपर थे। केल को दूरी पर व्हेल और पेंगुइन दिखाई दे रहे थे। विटिरा, क्या यहाँ पेंगुइन जनजाति भी है? केल ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? वे विटा के मामले में बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे सबसे अच्छे बटलर हैं। वे सभी काले कपड़े पहनते हैं और इधर उधर टहलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। राउन ऑन और हॉर्न ने जवाब दिया। मैं पेंगुइन के बारे में उत्सुक हूँ। मैं भी। मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। हालांकि केल सख्त था। नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। वह अब और किसी जानवर को जानना नहीं चाहता था। केल ने सख्ती से इनकार कर दिया और अपनी नज़र समुद्र की ओर घुमा ली। वह मुश्किल से ही दूरी पर पेरुन साम्राज्य को देख पा रहा था। पेरुन साम्राज्य पश्चिमी महाद्वीप के उत्तरी सिरे पर था। वर्तमान में वे पेरुन साम्राज्य से भी अधिक उत्तर में थे। इस क्षेत्र के बड़े ग्लेशियर व्हेल जनजाति के क्षेत्र का हिस्सा थे। केल ने बोलना शुरू किया। मुझे कोई वाइवरन नहीं दिख रहा। उन्होंने सुना था कि पेरुन साम्राज्य के वाइवन प्रशिक्षक पिछले अक्टूबर से सप्ताह में 1 या 2 बार आते हैं। यही कारण था कि विटिरा को पिछले नवंबर में व्हेल जनजाति को चुपके से वहां से हटाना पड़ा था, जब वे आर्म्स फर्स्ट बैटल ब्रिगेड से निपट रहे थे। बेशक व्हेल जनजाति को वाइवन प्रशिक्षकों की निगरानी से कोई समस्या नहीं थी। वे उन्हें ऐसा करने दे रहे थे। केल ने देखा कि विटिरा उसके सवाल पर खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। वे कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। वह निश्चित लग रही थी। क्या ऐसा है? हाँ, मैंने उबर क्षेत्र की ओर जाने से पहले एक वाइवन टैमर को देखा था। मुझे लगा कि हमने आंख से आंख मिलाई थी, इसलिए मैंने अपने पास के एक छोटे ग्लेशियर को नष्ट कर दिया। विटिरा खुश लग रही थी। फिर मैंने देखा कि वह तुरंत भाग गया। मुझे लगता है कि वह कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा क्योंकि वह डरा हुआ है। केल के पास कहने को शब्द नहीं थे। एक ग्लेशियर नष्ट कर दिया। ये निश्चित रूप से संभव है कि हम्पबैक व्हेल की पूंछ के प्रहार से बर्फ का एक छोटा टुकड़ा टूट जाए। हालांकि केल को यह समझने का कोई तरीका नहीं था कि छोटे ग्लेशियर से उसका क्या मतलब था। उसने राउन को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लिया। यदि आपने हमें उन पर नरमी बरतने के लिए नहीं कहा होता, तो आक्रमण कप्तान आर्ची या मैं शायद पहले ही पेरुन साम्राज्य का दौरा कर चुके होते। विटिरा ने बिना किसी संकोच के जो शब्द कहे, उससे केल ने एक बार फिर राउन को और कसकर गले लगा लिया। ये खतरनाक व्हेल वास्तव में अधिकारपूर्ण थी। यद्यपि हम्पबैक व्हेल को परोपकारी माना जाता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे महासागर में सबसे बड़ी शक्ति थी। इन दिग्गजों को वे तुच्छ मनुष्य कितने हास्यास्पद और परेशान करने वाले लगेंगे जो उन पर जासूसी करने के लिए वाइवन और जहाजों का उपयोग करते हैं। उत्तरी गठबंधन पिछले साल से व्हेल जनजाति पर जासूसी कर रहा था क्योंकि आम पूर्वी महाद्वीप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे पहले उनके पास उन पर जासूसी करने का कोई कारण नहीं था। सैकड़ों साल पहले उत्तरी राज्य व्हेल जनजाति के खिलाफ सतर्क थे। हालांकि समय बीतने के साथ यह धीरे धीरे गायब हो गया। वे व्हेल जनजाति की ताकत को भूल गए थे। व्हेल जनजाति ने काफी समय तक महाद्वीप पर मनुष्यों के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाने का फैसला किया था। जलपरियों के खिलाफ लड़ाई एक कारण थी, हालांकि उन्हें महाद्वीप के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो मनुष्य अपने विवेक को नहीं जानते, वे किसी ऐसी चीज के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना है कि वह शक्तिशाली है, लेकिन जिसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं देखा है। विटिरा ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया। मुझे लगता है कि हम बहुत शांत रहे हैं।
केल ने मजाक में जवाब दिया। क्या तुम अभी जानबूझकर चुप नहीं रह रहे हो? वेल जनजाति ने सुना था कि आम साम्राज्य और उत्तरी गठबंधन के साथ मिलकर काम कर रहा था। वेल जनजाति के पास उत्तरी गठबंधन को दबाने के कारण थे और वे आम को नष्ट करना चाहते थे। तुम सही हो, इसीलिए हम चुप हैं। वे सामान्य व्यवहार करते हुए पेरुन साम्राज्य को उन पर जासूसी करने की अनुमति दे रहे थे। कम से कम यही तो उन्होंने पेरुन साम्राज्य को देखने दिया। हकीकत में वे पहले से कहीं अधिक व्यस्त थे। इससे बीते एक अरसा हो गया है। वेल किंग से एक बार फिर मिलना सम्मान की बात है। केल ने वेल राजा शिक्ल से हाथ मिलाया। हालांकि काफी समय हो गया था, फिर भी ज्यादा असहजता नहीं थी। ये वे दस्तावेज हैं जो आपने मांगे थे। शिक्ल ने इशारा किया और एक पेंगुइन लड़खड़ाता हुआ आया और उसे दस्तावेजों का ढेर थमा दिया। केल ने दस्तावेज लिए और उन्हें रोजलिन को सौंप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बेशक, वह उसे धन्यवाद देना नहीं भूला। किस लिए? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। केल देख सकता था कि शिक्ल मुस्कुरा रहा था, भले ही वह उस तरह से जवाब दे रहा था। वे दस्तावेज जो शिक्ल ने उसे सौंपे थे, ये दस्तावेज उन जहाजों के बारे में जानकारी से भरे थे जो नॉर्दर्न अलायंस ने अपने तट पर बनाए थे। उत्तरी गठबंधन को महाद्वीप के अन्य राज्यों द्वारा उन पर जासूसी करने की चिंता थी, हालांकि उन्होंने वेल्स द्वारा उन पर जासूसी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वे उस समय एक ऐसे घर में थे जो किसी राजा के निवास जैसा बहुत साधारण सा था। शिक्ल सोफे पर पीछे झुक गया और इत्मीनान से बोलना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह की लड़ाई लड़ते हुए काफी समय हो गया है। इस तरह की लड़ाई से आपका क्या मतलब है? केल ने चाय की खुशबू सूंघी जिसमें समुद्री शैवाल की खुशबू थी। शिक्ल ने केल की ओर देखा और जवाब दिया, पूरी तरह से गड़बड़ है। चाय का कप नीचे रखते समय केल के चेहरे पर मुस्कान थी। शिक्ल ने भी अपनी खुशी नहीं छिपाई। ये घटनाक्रम उन पर तब आया जब उन्होंने उन परेशान करने वाली जलपरियों को दबा दिया था। हालांकि ये काफी मनोरंजक था। हमारा वेल जनजाति नहीं, शायद सिर्फ मैं ही। मैं बिना सोचे समझे लड़ना पसंद करता हूँ। मुझे एक दूसरे को धोखा देने और ऐसी ही बकवास करने से नफरत है। एहम हेम महाराज। किलर वेल आर्ची ने वेलकिन की ओर कुछ नकली खांसियां निकाली, लेकिन शिकलन ने उसे अनदेखा कर दिया। इस कथन के कारण उसका राजसी आभामंडल गायब नहीं होने वाला था। शिक्ल ने अपनी भावनाएं केल के साथ साझा की, लेकिन मेरे लिए किसी को आश्चर्यचकित करना ये काफी मनोरंजक है। केल ने आगे कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि वे वही लोग हैं जो आपके साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे, महाराज? हाँ, तुम सही हो। मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जिन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ करने के लिए जलपरियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। यही कारण था कि इन दिनों शिक्ल का मनोरंजन हो रहा था। उत्तरी गठबंधन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारी वेल जनजाति ने दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम और उत्तरी गठबंधन को यह नहीं पता कि हम उनके और उनके गठबंधन के बारे में जानते हैं। इसलिए यह उनके लिए पूरी तरह से गड़बड़ होगी। शिक्ल ने केल के कथन पर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह बहुत मनोरंजक होगा। केल ने शिक्ल या अन्य वेल्स को शांत करने की कोशिश नहीं की। यदि शक्तिशाली लोग उत्साहित होकर अग्रिम मोर्चे पर खड़े हो जाएं तो कमजोर लोगों के बचने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा केल को इन इच्छुक व्यक्तियों से बहुत कुछ कमाने को मिला। हमें समुद्री मार्ग के लिए क्या करना होगा? केल समुद्री मार्ग से यहाँ आया था। हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैंने वेल्स का एक समूह चुना है जो आपके दल को पूर्वी महाद्वीप तक ले जाएगा। पासेटन उनका प्रभारी है। पासेटन, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि आपके पक्ष को जहाज तैयार करने की जरूरत होगी। केल ने अपना सिर हिलाया और एक दस्तावेज सौंप दिया। यह एक दस्तावेज है जिसे हमने अपने क्षेत्र से तैयार किया है। केल इस क्षेत्र के प्रशासक के रूप में यहाँ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल सबसे उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि इस लेन देन को गुप्त रखना आवश्यक था और क्योंकि वेल्स के साथ उसके अच्छे संबंध थे। शिक्ल ने नीचे हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज के विवरण को देखा। समुद्री मार्ग उबरक क्षेत्र से शुरू होगा और वेल जनजाति के अनुरक्षण के साथ उत्तर से होते हुए पूर्वी महाद्वीप तक जाएगा। केल ने विस्तृत चर्चा के लिए शिक्ल के साथ एक छोटी बैठक की। बैठक समाप्त होने के बाद शिक्ल ने उनसे एक प्रश्न पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? यही कारण था कि जिस दिन केल आया उसी दिन शिक्ल तुरंत काम पर लग गया था। केल ने ऐसा करने के लिए कहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। वेल किंग ने उत्तर में केल को क्या करना है ये सुनने के बाद सहमति जताई थी। केल ने बताया कि अगली सुबह वह कहाँ जाएगा।
मैं सबसे पहले निराशा की झील की ओर जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या? शिकले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके बगल में बैठा पेंगुइन सचिव भी हैरान लग रहा था। निराशा की झील, यह एक बर्फीले तूफान से ढकी झील थी जिससे पेरोन साम्राज्य के नागरिक बचते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्फीला तूफान जहरीला था। शिकले ने अवचेतन रूप से पूछा, तुम झील में आग लगाने की योजना बना रहे हो? वितिरा ने भी तत्परता से कहा। पासेटन ने भी अपनी बात रखी। युवा मास्टर केल, क्या आप नहीं जानते कि विश्व वृक्ष वहां है? तुम विश्व वृक्ष को आग लगाना चाहते हो? क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? भले ही तुम हिम्मत वाले हो, लेकिन यह एक आपदा होगी। वह किस बारे में बात कर रहा है? बोलना शुरू करने से पहले केल ने वेल भाई बहनों को घूर कर देखा। नहीं, मैं राजधानी की झील में आग लगाने की योजना बना रहा हूं। क्या? शिकलर सदमे से उछल पड़ा। पेरोन साम्राज्य की राजधानी में स्थित झील। यद्यपि इसे झील कहा जाता था, लेकिन इस स्थान पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी, जिसके बारे में एक किंवदंती थी जो समय के साथ चली आ रही थी। ये झील भगवान के आंसुओं से बनी थी। आंसू सूख जाने पर देवता ने पेरुन साम्राज्य छोड़ दिया था। वे इस झील में भगवान के आंसुओं के लौटने का इंतजार कर रहे थे। केल ने हम्पबैक वेल परिवार को समझाया जो उसे शून्य भाव से देख रहा था। क्या वे आश्चर्यचकित नहीं होंगे यदि हम उन्हें भगवान के आंसुओं के बजाय भगवान का क्रोध दिखाएं? मानव, तुम सही हो। वे चौंक जाएंगे। राउन ने नाक सुलकी और केल से सहमति जताई। शिकलर ने उदास भाव से पूछा, उद्धरण चिन्ह ... तो फिर तुम निराशा की झील की ओर क्यों जा रहे हो? किसी के लिए एक काम चलाना। विश्व वृक्ष और उसके बगल में स्थित तत्व, साथ ही वहां पर एल्फ गांव भी। उद्धरण चिन्ह ... कौन? शिकलर पूछ रहे थे कि केल को काम पर भेजने वाला लड़का कौन होगा। केल ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह रुहाबेन निम, एक गोल्ड ड्रैगन निम के लिए एक काम है। वेल राजा ने वापस बैठने से पहले काले ड्रैगन राउन की ओर देखा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... हो, ठीक है, मुझे लगता है कि आप राजधानी की झील में आग लगा सकते हैं। उसके मुंह से स्वीकृति की आह निकल पड़ी। प्रश्न पूछते समय केल ने अपने रुमाल से सूंघते राउन की नाक से थोड़ा सा बलगम पोंछा। निराशा की झील पर कल्पित बौने कैसे हैं? वेल राजा ने तुरंत जवाब दिया। वे अहंकारी और असभ्य हैं। केल ने भी तुरंत जवाब दिया। महान, हम, बढ़िया। शिकलर और पेंगुइन ने उलझन में केल की ओर देखा। दूसरी ओर केल का समूह, साथ ही किलर वेल आर्ची और वेल भाई बहन, सामान्य लग रहे थे। केल ने राउन के गोल सिर को सहलाया और सोचने लगा, कौन परवाह करता है, क्योंकि मेरे पीछे 2 ड्रैगन हैं। केल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एल्वेस अहंकारी थे या नहीं। यही कारण था कि कुछ दिनों बाद जब वे पेरुन साम्राज्य के उत्तरी तटों से होकर अंदर घुसे तो केल निश्चिंत था। वे पेरुन साम्राज्य के सबसे उत्तरी तट पर थे। यहाँ कोई नहीं था। इसका कारण ये था कि पास में बर्फीला तूफान चल रहा था। वह वहां पर है। किलर वेल आर्ची ने बर्फीले तूफान की ओर इशारा किया। वेल किंग शिकलर ने आर्ची को पासेटन के साथ यह कहते हुए भेजा था कि यह मनोरंजक होगा। आर्ची जैसा कोई असभ्य व्यक्ति उन असभ्य एल्फ कमीनों के लिए सबसे अच्छा है। केल इस तर्क से सहमत था और उसे आर्ची के साथ आने से कोई परेशानी नहीं थी। बेशक आर्ची परेशान था और यहाँ नहीं आना चाहता था। चल दर, केल उत्तर की सबसे बड़ी झील की ओर बढ़े जो वर्ष के 365 दिन जमी रहती थी। म्याऊ, कितना रोमांचक है। मैं और मजबूत हो रहा हूँ। केल की बाहों में बैठे हुए ऑन और हॉर्न उत्साहित थे। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए उस सफेद जहर के बारे में सोच रहे थे जो बर्फ में मिला हुआ था। बर्फीले तूफान को देखते हुए ऑन की आंखें चमक रही थीं। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने कोहरे को ऐसा बना सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। एक जहरीला बर्फ तूफान। केल की अभिव्यक्ति लाल बिल्ली के बच्चे हॉर्न की तरह उत्साहित थी जो जहर में माहिर था। यह पागलपन है। केल ने युवक से बड़ा शराब का गिलास प्राप्त किया। वह इस समय निराशा झील के सबसे निकट के गांव में था। यह इस गांव का एकमात्र छोटा सराय और रेस्तरां था। रोजलिन द्वारा निराशा की झील के बारे में पूछे जाने पर मालिक के पोते ने घबराहट में उसका हाथ हिलाया। ये किसी अन्य सीजन में ठीक हो सकता है, लेकिन ये कहना कि आप जनवरी में वहां जाएंगे, मरने को आमंत्रित करने के समान है। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि लोग दूसरे मौसमों में भी जाते होंगे। केल ने शराब का एक घूंट लिया और फिर तुरंत रुक गया। शराब गर्म थी और काफी तीखी भी थी। मैंने हल्की शराब मांगी थी। ये सबसे कमजोर शराब थी जो उन्होंने पी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी गर्दन और पेट जल रहे हों। इंसान, शराब स्वादिष्ट होती है क्या? तुम मुंह बिचकाते हुए भी क्यों पीते रहते हो?
केल ने अपनी नजर खाली कुर्सी की ओर घुमाई। हालांकि वह खाली दिख रही थी, लेकिन अदृश्य राउन उस समय वहां बैठा था। केल ने चारों ओर देखा और फिर सख्ती से बोलना शुरू किया। नहीं, 6 साल का बच्चा शराब पी सकता है। इसकी अनुमति नहीं थी, भले ही वह ड्रैगन ही क्यों न हो। क्या होगा अगर राउन नशे में धुत होकर पहाड़ या कुछ और उड़ा दे? ये बहुत बड़ी आपदा होगी। योजक चिन्ह ... ठीक है। केल ने राउन की निराश आवाज को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने रोजलिन की उस आदमी के साथ बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान में केल के समूह ने जादू से अपने बालों को सामान्य भूरे रंग में रंग लिया था। बेशक वेल्स पासेटन और आर्ची ने अपनी शानदार उपस्थिति के कारण वस्त्र पहने हुए थे। मम्मा, ऐसे लोग हैं जो वसंत या गर्मियों के दौरान जाने की कोशिश करते हैं। मालिक के पोते ने हल्के से अपने कंधे हिलाए। ये 5 निश्चित क्षेत्रों में से एक था। साहसी लोगों ने वहां पहुंचने की कोशिश की, हालांकि परिणाम कभी अच्छे नहीं रहे। आदमी ने अपनी दादी की तरफ देखा जो चिमनी के पास बैठी थी और फिर बोलना जारी रखा। जो लोग बर्फीले तूफान को देखकर भाग गए वे बच गए, हालांकि जो लोग बर्फीले तूफान में गए उनमें से केवल आधे ही बच पाए। लेकिन उस समूह के आधे लोग बच गए। चोई हान ने बातचीत में हस्तक्षेप किया। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। जो लोग जीवित वापस लौटे वे सभी बुरी तरह से जहर खाए हुए थे। लौटने के तुरंत बाद वे अंधे हो गए। अंधापन। केल ने सुना था कि बर्फीले तूफान के जहर से लोग कमजोर हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और दिशा बोध खो देते हैं। केल ने इस तथ्य के बारे में सोचा और सोचना शुरू कर दिया। यदि आप इसके बारे में सोचे तो यह वास्तव में एक क्रूर दुनिया है। मौत के रेगिस्तान से मृत मनुष्य बाहर निकल रहा था, जबकि निराशा की झील में जहरीली बर्फबारी चल रही थी। इस दुनिया में सत्ता के लिए लोगों के बीच उथल पुथल के अलावा भी कई डरावने अस्तित्व थे। इस दुनिया में कई मजबूत और क्रूर प्राणी थे, जैसे कि जानवर या अंधेरे से लगाव रखने वाली जातियां। लेकिन यही कारण है कि राक्षस कुछ नहीं कर सकते। वे सभी राक्षसों को जंगली होने से रोकते थे। इससे राक्षसों वाले क्षेत्र बहुत छोटे हो गए। बेशक केल को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि राक्षसों से मिलने की उसकी कोई योजना नहीं थी। मालिक के पोते ने उन्हें सावधानी से चेतावनी दी, जैसे कि वह कुछ समय बाद आने वाले अपने पहले मेहमानों के बारे में चिंतित था। वैसे भी अगर आप वहां जाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। ये बहुत डरावनी जगह है। सुली। पोते ने अपनी दादी को, जो अब तक कुछ नहीं बोली थी, उसका नाम पुकारते हुए सुनकर बोलना बंद कर दिया। सराय के मालिक ने आग की ओर देखा और बोलना शुरू किया। जब मैंने लोगों को निराशा की झील की ओर जाते देखा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। बूढ़ी औरत की छाया दीवारों पर छाई हुई थी, जो उसकी ही तरह पुरानी लग रही थी। वह बचपन से ही यहाँ रहती थी। उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो एक साहसी व्यक्ति था, और उन दोनों ने मिलकर यह सराय बनाई थी। इसके बाद उनकी एक बेटी हुई और उन्होंने उसकी शादी और पोते को जन्म होते देखा। बूढ़ी औरत ने अपना सिर घुमाया। उसने कैले से आंख से संपर्क बनाया। उनमें से कोई भी नहीं सुनता। झील की ओर जाने वाले लोगों में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बेटी और दामाद भी ऐसे ही थे। उनके पति, जिनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी, ने उनसे कहा था कि वे अपनी बेटी और दामाद से मिलने जाएंगे, जो उनसे पहले ही चले गए थे, और उनसे कहा था कि उनके साथ आने से पहले उन्हें कुछ समय लेना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा था कि जब तक उनका पोता बड़ा होकर शादी नहीं कर लेता तब तक वे यहीं रहें। बूढ़ी औरत ने उससे कहा था कि वह ऐसा करेगी। बूढ़ी औरत जो कैले की आंखों को देख रही थी, उसने अपना सिर घुमा लिया। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने की योजना बना रहे हैं। बूढ़ी औरत ने कैले का जवाब सुना। मैं जिंदा वापस आऊंगा और तुम्हारी सारी शराब पी जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू करने से पहले गर्मी के लिए अपना हाथ आग की ओर बढ़ाया। सुली। हाँ दादी, उनसे शराब का पैसा मत वसूलो। केल ने अपने वाइन ग्लास को अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पोते सुली की ओर हिलाया और फिर एक ही घूंट में बाकी का गिलास पी लिया। उस समय केल ने अपने मन में एक आवाज सुनी। योजक चिन्ह ... मानव, चलो उस बर्फानी तूफान को नष्ट कर दें। केल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ऑन और होंग मेज पर थपथपाते हुए म्याऊं कर रहे थे। केल ने उसे भी अनदेखा कर दिया। उसे याद आया कि एरोहाबेन ने उससे क्या कहा था। बर्फीले तूफान से छुटकारा पाने के लिए आपको विश्व वृक्ष को नष्ट करना होगा। लेकिन विश्व वृक्ष बर्फीले तूफान को नियंत्रित करता है, इसलिए यदि आप मेरे टोकन का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए रास्ता खोल देगा। एरोहाबेन ने शायद ही कभी कैले को किसी बात के बारे में चेतावनी दी हो, लेकिन इस बार उसके पास कहने के लिए कुछ था।
जब आप बर्फीले तूफान को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि विश्व वृक्ष क्रूर है। हालांकि विश्व वृक्ष एक ऐसा अस्तित्व है जो 10,000 से ज्यादा सालों से कई बार जिया, मरा और फिर से जी उठा है। विश्व वृक्ष प्रकृति के सबसे करीब है। जीना और मरना स्वाभाविक है। इन शब्दों को याद रखें। विश्व वृक्ष ने स्वयं को खतरे से बचाने के लिए बर्फीला तूफान उत्पन्न किया था। यद्यपि बर्फीले तूफान से कई लोग मारे गए, लेकिन इससे विश्व वृक्ष अन्य जीवों के लालच से सुरक्षित रह सका। केल ने शराब का गिलास नीचे रखा और अपने कमरे की ओर जाने के लिए खड़ा हो गया। ओन और होंग उसके पीछे चले गए। उसने चुपचाप चोई हान को आदेश दिया और वह भी उठ खड़ा हुआ। झील के किनारे जो भी अवशेष दिखें उन्हें पैक करके रख लो। सबको बता दो। चोई हान ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। केल अपने कमरे में चला गया जबकि चोई हान मुस्कुराया और फिर वापस टेबल पर आ गया। बिस्तर पर लेटते ही केल को होंग के प्रश्न का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं ये जहर खा लूं तो मैं लोगों को अंधा बना पाऊंगा? शायद। ओह है। होंग उत्साहित लग रहा था क्योंकि वह जल्दी से अपनी बहन के पास गया ताकि बिस्तर पर जाने की तैयारी कर सके। होंग सोच रहा था कि कैसे वह सोने से पहले जितना संभव हो सके बर्फ के तूफान का खा सकता है। अगली सुबह जब होंग भयंकर बर्फीले तूफान से कुछ दूर था तब उसने अपना मुंह खोला। आहे, बर्फ के टुकड़े उसके खुले मुंह में गिरने लगे। ये झुनझुनी सनसनी उन अन्य जहरीली चीजों से अलग थी जो उसने पहले खाई थी। अधिक होंग की उत्साहित आवाज सुनकर केल ने होंग को धक्का दिया जो उसकी बाहों में था और बर्फीले तूफान के करीब था। किलर वेल आर्ची यह सब देखकर हैरान था। वह एक बिल्ली के बच्चे को बर्फीले तूफान में धकेल रहा है। आर्ची भले ही असभ्य हो लेकिन फिर भी उसमें नैतिकता की भावना थी। आर्ची ने बिना कुछ कहे कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया और फिर पासेटन के कंधे पर हाथ रख दिया। वह टोपी, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? वह यही कहने वाला था कि तभी उसने होंग की आवाज सुनी। बहुत स्वादिष्ट। फिर उसने केल की आवाज भी सुनी। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हें पेट में दर्द होगा। ओन, जो उसके बगल में था, ने जवाब दिया। बर्फ इतनी छोटी है कि आपका पेट कभी नहीं भरेगा। केल ने अपना सिर हिलाया। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे तो आपको पेट में दर्द होगा। ओन ने सिर हिलाने से पहले आह कहा। फिर उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। राउंड, जो फर कोट पहने हुए था और खुद पर थर्मल जादू का इस्तेमाल कर रहा था, उसके बगल में सूंघ रहा था। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें सर्दी लगने से सावधान रहना चाहिए। महान लोगों की भी नाक बंद हो सकती है। राउंड की बात पर ओन ने सिर हिलाया। फिर उसने कोहरा बनाना शुरू कर दिया। स्वूश। केल ने अपने पैर के पास से कुछ आवाज सुनकर नीचे देखा। उसके बगल में कोहरा बना हुआ था। आप क्या कर रहे हो? मैं अपना कोहरा इस बर्फानी तूफान जैसा बनाना चाहता हूं। ओन ने जवाब दिया और केल की ओर देखा जिसने भी अपनी ईमानदार भावनाएं व्यक्त की। उत्कृष्ट। कोहरे को घुमाने से पहले वह शांति से मुस्कुराए। ब्लैक ड्रैगन ने उसके बगल में खड़े होकर उसे कुछ सलाह दी ताकि वह एक मजबूत कोहरे का बवंडर बना सके। पासेटन अपने चेहरे पर अजीब भाव लिए ये सब देख रहा था। क्या बकवास है। आधे खून वाले वेल पासेटन ने आर्ची को हकलाते हुए न देखने का नाटक किया। उसकी नजर सामने की ओर केंद्रित थी। उन्होंने एक झील देखी जो उस काले दलदल से कहीं अधिक चौड़ी थी जिसे उन्होंने पिछली बार केल के साथ अंधेरे के जंगल में देखा था। ईमानदारी से कहें तो पासेटन को जमी हुई झील साफ साफ नहीं दिख रही थी, जो उनके सामने जमे हुए पेड़ों के पीछे होनी चाहिए थी। वह बर्फीले तूफान के आकार के आधार पर झील के आकार का अनुमान लगा रहा था। पासेटन ने जल्दी से चारों ओर देखा। ब्लैक ड्रैगन ने कहा था कि झील के आसपास कोई और जीव नहीं है, इसलिए सभी निश्चिंत थे। लेकिन यह अपने आप में अद्भुत था। वे इस हवा को बिना किसी समस्या के बह जाने दे सकते हैं। बर्फीला तूफान तेज हवा के झोंके पैदा कर रहा था। ये समझ में आता है कि क्यों बहुत से लोगों ने इस बर्फीले तूफान को देखकर अपना मुंह फेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि वह लोगों को पीछे धकेल सकती थी। इसके अलावा आप पर गिरने वाला बर्फ का हर कण आपकी त्वचा पर चुभेगा, जिससे ये डर पैदा होगा कि अगर आप बर्फीले तूफान में आगे बढ़ते रहे तो आपको गंभीर रूप से जहर हो जाएगा। इस इलाके में पेड़, घास और यहाँ तक कि जमीन भी पूरी तरह जमी हुई थी। इससे यह और भी डरावना हो गया। हालांकि पासेटन के आसपास के लोग शांत थे। किलर वेल आर्ची, चोई हान, रोजलिन ब्राउन, ऑन और हॉर्न सभी अपने सामान्य स्वभाव में थे। यहाँ तक कि केल भी ऐसा ही था। जैसा कि अपेक्षित था, युवा मास्टर केल में वह ताकत है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती। कई बार ऐसा हुआ कि वह केल के दमनकारी आभा से चौंक गया।
पासेटन ने केल की ओर देखा, जो इस हवा के खिलाफ खड़ा था। वह ये नहीं जानता था कि केल हवा को दूर धकेलने के लिए पवन की ध्वनि का उपयोग कर रहा था। हृदय की जीवन शक्ति भी हर बार उसे ठीक कर रही थी जब कोई जहरीला हिमकण उस पर गिरता था। हालांकि उसे अभी भी हर बार चुभन वाला दर्द महसूस होता था, इसलिए उसने हाथ को जमीन पर लिटा दिया। चल दर, वह बर्फीले तूफान के बीच से जल्दी से रास्ता बनाना चाहता था ताकि उसे ये दर्द और न सहना पड़े। रोजलिन ने हाथ को उठाया और केल के पास पहुंची। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने बालों का रंग सामान्य कर लिया, जिससे हान, रोजलिन और केल के बाल बर्फ के विपरीत बहुत ही चमकीले लाल दिखाई दिए। युवा मास्टर केल, क्या आप एरोहाबेन निम की टोकन का तुरंत उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? यही योजना है। केल ने रोजलिन की आंखों में जिज्ञासा देखी। एक प्राचीन ड्रैगन से एक टोकन। ये समझ में आता है कि रोजलिन जैसी जादूगरनी इसके बारे में क्यों उत्सुक होगी। वह पूरे समय अपनी प्रयोगशाला में थी जब केल साम्राज्य में था। एरोहाबेन ने अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सिर्फ एक बात कही थी, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछें। रोजलिन ने एरोहाबेन द्वारा राउंड को पढ़ाए जाने के दौरान काफी कुछ सीखा था। हालांकि एरोहाबेन ने ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन उसने उससे कभी नहीं कहा था कि अगर उसके कोई सवाल हो तो वह उससे पूछे। उन्होंने उससे कहा कि यदि उसके कोई प्रश्न हो तो वह उनसे पूछे। इससे ये साबित हुआ कि रोजलिन में सुधार हुआ है। केल ने इस भाग पर ध्यान केंद्रित किया। अगर आप बाद में एरोहाबेन निम से टोकन के बारे में पूछेंगे तो वह आपको सिखा देंगे। तुम सही हो, जब हम वापस आएंगे तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। रोजलिन ने जोश से अपना सिर हिलाया। केल को याद आया कि रोजलिन कितनी उत्साहित थी जब एरोहाबेन ने राउंड को पढ़ाते समय उसे सुनते हुए नहीं देखा था। उसका दृढ़ संकल्प अद्भुत था। रोजलिन ने केल के हाथ में चमकते नीले रंग के टोकन को देखा, जैसे वह उसका निरीक्षण कर रही हो। तभी उसे केल की आवाज सुनाई दी। मिस रोजलिन, मैजिक टॉवर बनाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? हाँ, क्षमा करें। केल ने रोजलिन के प्रश्न का सहजता से उत्तर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसा करने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? रोजलिन ने चेहरे पर शांत भाव के साथ जवाब दिया। आप सही कह रहे हैं, मैं योग्य हूं। केल ने रोजलिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तर्कसंगत लेकिन आत्मविश्वास भरा भाव था। रोजलिन अपनी स्थिति और योग्यताओं के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में भी निश्चित थी। केल को ये सब पता था, इसलिए उसने जवाब दिया, कृपया मुझे बताएं कि क्या आपको पैसे या जादुई पत्थरों की जरूरत है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजलिन ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। केल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपने हाथ में टोकन लेकर बर्फीले तूफान में चलने लगा। यह थोड़ा मुश्किल है। बर्फीला तूफान इतना तेज था कि पवन ध्वनि से हवा को दूर धकेलने के बाद भी उसे दबाव महसूस हो रहा था। केल जंगल से बाहर निकलकर झील की ओर चला गया। निराशा की झील प्राचीन काल से ही निषिद्ध क्षेत्र रही है। उसे याद आया कि एरोहाबेन ने क्या कहा था, विश्व वृक्ष किसी से भी नहीं मिलता। बर्फ विश्व वृक्ष की इच्छा के अनुसार चलती है। विश्व वृक्ष उन लोगों को स्वर्ग का उपहार देता है जो बर्फीले तूफान से बच निकलते हैं। स्वर्ग। केल ने स्वर्ग शब्द के बारे में सोचा जब वह अचानक चलना बंद कर दिया। वह झील के ठीक सामने था जो बर्फीले तूफान से ढकी हुई थी। झील के किनारे पर खड़े होने के लिए उसे बस एक और कदम की जरूरत थी। केल ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में टोकन को संभाला। क्लिक करें। जैसे ही टोकन से प्रकाश निकलने लगा, उसने हल्की सी आवाज की। केल ने बर्फ पर कदम रखा। यह उसी क्षण हुआ। केल ने चलना बंद कर दिया। ट्रैकल। उसने अपने बाएं हाथ की ओर देखा जिसमें टोकन नहीं था। उसकी हथेली में लाल विद्युत धाराएं कड़क रही थीं। यह विनाश की आग थी। एरोहाबेन ने जो कुछ और बताया था वह केल के दिमाग में आया। खैर, एक समय ऐसा भी था जब विश्व वृक्ष जंगली हो गया था और बर्फीले तूफान ने पूरे उत्तर को ढक लिया था और सब कुछ जम गया था। मैंने भी इसके बारे में सिर्फ सुना है क्योंकि यह मेरे समय से पहले था, लेकिन कहा जाता है कि यह बहुत डरावना था। किंवदंती कहती है कि एक मानव नायक था जिसने सारी बर्फ हटा दी थी। केल को अचानक याद आया कि वह एल्फ चीफ था जिससे उसकी मुलाकात टेन फिंगर माउंटेन पर हुई थी। उसने कुछ कहते हुए उसे सुपर रॉक लीजेंड वाली किताब थमा दी थी। यह एक बहुत ही मजेदार किंवदंती है। एक नायक जिसके पास बहुत ही विनाशकारी शक्ति थी, वह धन का बहुत लालची था। इस किंवदंती के नायक के बारे में कहा जाता है कि जब वह मर गया तो उसने अपने दोस्त की संपत्ति ढूंढ ली और उसे सुरक्षित रख लिया। क्या कोई हीरो पैसों का लालची हो सकता है? खास तौर पर वह हीरो जिसने दुनिया को ठंड से बचाया हो, लेकिन उसने कोई ताकत, प्रभाव या प्रसिद्धि नहीं चाही।
ऐसा कोई व्यक्ति पैसों का लालची कैसे हो सकता है? क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? केल ने एरोहाबेन द्वारा किंवदंती के बारे में कही गई बात को दोहराया। किंवदंती में कुछ बकवास है कि कैसे नायक ने विश्व वृक्ष को जलाने की कोशिश की। ये कैसे सच हो सकता है? जब मैंने अतीत में इसके बारे में पूछा तो विश्व वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उस जवाब का मतलब ये नहीं है कि यह झूठ था? उद्धरण। शायद। केल ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसे अपनी हथेली पर बिजली के तेज झटके महसूस हुए। स्वूश! बर्फीले तूफान ने नीली रोशनी की दिशा में एक ऐसा रास्ता बना दिया जो पारदर्शी गुफा जैसा लग रहा था। युवा मास्टर केल, क्या आपने टोकन का उपयोग किया? मानव, तुम अपना अग्नि में वज्र क्यों निकाल रहे हो? उसने रोजलिन की आवाज और राउन की जोरदार आवाज सुनी, लेकिन उसी समय केल ने एक अलग आवाज भी सुनी। सुपर रॉक हमेशा की तरह कुछ अलग नहीं कह रहा था। क्या आप इसे नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? यह एक अलग पैटर्न है। केल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चट। वह अपनी हथेली में बिजली महसूस कर सकता था। मानव, तुम अग्नि वज्र का उपयोग क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी है उसे नष्ट कर दूंगा। बस मुझे बताओ। मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। केल ने राउन के चेहरे को हल्के से दूर धकेला और चलना शुरू कर दिया। उसे अपने जूतों के नीचे हल्की फिसलन वाली बर्फ महसूस हो रही थी। उसी समय टोकन से निकलने वाली नीली रोशनी के साथ एक गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई। कुछ हुआ क्या? केल ने चोई हान की ओर हाथ हिलाया, जो तत्काल उसके पास आ गया। जरूरी नहीं। अच्छी बात है, चोई हान ने जवाब दिया और फिर कैले के पीछे रास्ते पर चला गया। क्या हमें दूर तक चलना होगा? केल ने पासेटन के सतर्क प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने सुना है कि हमें थोड़ा पैदल चलना होगा। एरोहाबेन ने उसे बताया था कि प्रवेश द्वार झील से थोड़ी दूरी पर है। रोजलिन ने उत्सुकता से रास्ते के चारों ओर देखा। वह देख सकती थी कि पारदर्शी रास्ते के बाहर अभी भी बर्फबारी जारी थी। बेशक हांग रास्ते के बाहर बर्फबारी को देखते हुए घुटन महसूस कर रहा था। युवा मास्टर केल, ये दिलचस्प है कि टोकन का इस्तेमाल करते ही इस तरह का सुरक्षित रास्ता दिखाई दिया। मुझे लगता है कि विश्व वृक्ष ने तुरंत संकेत सुन लिया। रोजलिन केल का चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। केल भी उसके साथ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा ही लगता है। इस प्रतिक्रिया से चोई हान झेप गया। हालांकि केल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एरोहाबेन द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोच रहा था। ये टोकन विश्व वृक्ष को ये बताएगा कि तुम वह व्यक्ति हो जिसे मैंने भेजा है, इसलिए तुम्हें विष से बचाने के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाई देगा। एरोहाबेन ने निश्चित रूप से एक सभ्य मार्ग कहा था, हालांकि यह मार्ग सभ्य से कहीं बेहतर लग रहा था। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। केल को बुरा लग रहा था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। इसका कारण ये था कि खतरा नजदीक आने पर सुपर रॉक का सामान्य बयान आज मौजूद नहीं था। वास्तव में सुपर रॉक ने पूछा कि क्या वह इसे नष्ट करने की योजना बना रहा है। ये पूछते समय वह बहुत चिंतित भी लग रहा था। केल ने अपनी हथेली की ओर देखा। विनाश की आग अभी भी उसकी हथेली में सुलग रही थी। केल ने उसकी शक्ति को वापस उसके शरीर में नहीं लौटाया। क्या उसने सचमुच विश्व वृक्ष को जलाने की कोशिश की थी? केल को उस प्राचीन शक्ति के मालिक की याद आई जो पैसे के लिए बेहद लालची था। इसके अलावा उसने विश्व वृक्ष के बारे में भी सोचा जिसने उदारता से उनके लिए ये सुरक्षित रास्ता बनाया था। शायद ये। केल मुस्कुराने लगा। उसी समय आर्ची, जो केल को देख रही थी, बोलने लगी। युवा मास्टर निम, क्या आप पहले भी एल्विस से मिले हैं? मेरे पास है। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि वे कैसे हैं। युवा मास्टर निम। आर्ची की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्यों? इस झील के कल्पित बौने उन सभी कल्पित बौनों से बदतर हैं जिनसे तुमने पहले मुलाकात की है। ज्यादा बुरा। केल को याद आया कि कैसे शिक्ल ने कहा था कि यहाँ के एल्विस असभ्य और अहंकारी हैं। आर्ची ने ये देखकर बोलना जारी रखा कि उसने केल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हम उनसे कई बार मिल चुके हैं क्योंकि वे वेल जनजाति के सबसे निकट के एल्फ गांव हैं और हम में से प्रत्येक के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी दूसरे पक्ष को जरूरत है। और आर्ची ने आह भरी। वे सोचते हैं कि वे चुने हुए एल्विस हैं। केल ने एक विचार साझा किया जो तुरंत उसके दिमाग में आया। वे सोचते हैं कि उन्हें विश्व वृक्ष द्वारा चुना गया था। ऐसा कुछ। आर्ची ने आगे कुछ कहने से पहले नाक भान सिकोड़ी। ये एल्व्स बहुत घमंडी हैं क्योंकि वे एकमात्र एल्व्स हैं जो विश्व वृक्ष के साथ साथ ड्रैगन को भी अक्सर देख सकते हैं। पासेटन ने भी धीरे से टिप्पणी की। मम्मा, उन्हें निश्चित रूप से अन्य जातियों को अनदेखा करने और उन्हें नीची नज़र से देखने की आदत है। यह शायद किसी भी अन्य एल्फ गांव की तुलना में यहाँ सबसे खराब है।
हालांकि हम ड्रैगन निम के आदेश पर जा रहे हैं, लेकिन मम्मा। पासेटन अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। लेकिन आर्ची ने केल के आग्रह पर जवाब दिया, लेकिन वे शायद तुम्हें अनदेखा कर देंगे क्योंकि तुम इंसान हो। वे हम वेलों को मजबूत शरीर वाले बेवकूफ समझते हैं। आर्ची क्रोधित लग रही थी। यदि वेल राजा शिक्ल ने उसे विश्व वृक्ष के कारण उसे जाने देने के लिए न कहा होता तो वह अपनी पूंछ से उन्हें कोड़े से मार देता। दूसरी ओर पेसेटन ने गंभीर भाव अपनाना पसंद किया। उद्धरण कैप्टन आर्ची भी बहुत बुरे हैं। पासेटन ने अतीत में आर्ची को अशिष्टता का और भी अधिक अशिष्टता से जवाब देते देखा था। उस समय केल ने दोनों वेल्स से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्वेस ड्रैगन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? हम करते हैं। जाहिर है वे उनका सम्मान करते हैं। क्या आपने कभी एल्वेस को ड्रैगन से मिलते देखा है? मेरे पास नहीं है। आर्ची ने राउन की ओर देखते हुए उत्तर दिया। फिर उसने सावधानी से आगे कहा, मुझे लगता है कि वे अपनी अकड़न को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि इस बार राउन निम हमारे साथ है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ऐसा ही होगा? माफ करें। केल ने गंभीर भाव से दोनों वेलों की ओर देखा, जिससे वे चौंक गईं। यहां तक कि यदि ये केवल 6 वर्ष का ड्रैगन था तो क्या एल्वेस उनके प्रति असभ्य होंगे जब उनके पास एक प्राचीन ड्रैगन का संदेश देने के लिए एक व्यक्ति भी होगा? हालांकि दोनों वेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि ये घमंडी बदमाश ऐसा कर सकते हैं। केल ने उस समय गंभीर भाव से उत्तर दिया, वे रोएंगे। उद्धरण चिन्ह। माफ करना, कौन रोएगा? केल ने भ्रमित आर्ची के प्रश्न का गंभीरता से उत्तर दिया। परिया। उद्धरण चिन्ह। माफ करें, वे राउन को देखकर भावुक हो सकते हैं और रो सकते हैं। वे सोचते हैं कि एल्वेस ड्रैगन का सम्मान करते हैं। काश यह उस स्तर पर होता। आर्ची और पासेटन ने राउन की ओर देखा। राउन ने अपनी छाती फुला ली और अपने पंख फैलाकर आत्मविश्वास से बोलना शुरू कर दिया। मैं बहुत महान और लोकप्रिय हूँ। राउन अभी भी सफेद फर कोट पहने हुए था। इससे वह बिल्कुल भी राजसी नहीं लग रहा था। हालांकि दोनों वेल्स ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि केल का समूह पूरी तरह आश्वस्त लग रहा था। केल ने भ्रमित वेल्स से मुंह मोड़ लिया और नीली रोशनी का पीछा करना जारी रखा। केल हेनिट्यूस, हमें विश्व वृक्ष के चारों ओर रक्षात्मक जादू को मजबूत करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे और रोजलिन को इसकी देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा ये संदेश विश्व वृक्ष तक पहुंचाएं। एरोहाबेन ने उत्तर की ओर रवाना होने से पहले केल को गुप्त रूप से बुलाया था ताकि उसे ये बातें बता सके। छोटे बच्चे को मत बताना। ये वह संदेश था जिसे एरोहाबेन चाहते थे कि केल पहुंचाए। मेरे पास जीने के लिए 2 साल से भी कम समय बचा है। विश्व वृक्ष, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना फल उस ड्रैगन को दे दोगे जिसे मैं अपनी जगह भेजूंगा। वह बच्चा वह सब कुछ सीख चुका होगा जो मैं जानता हूं। एरोहाबेन ने हंसते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। केल हेनिट्यूस, यह ऐसी बात है जो केवल तुम्हें ही पता होनी चाहिए। केल ने हंसते हुए प्राचीन ड्रैगन को सामान्य रूप से जवाब दिया। जी सर, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझे पता था कि तुम इसी तरह जवाब दोगे। एरोहाबेन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव को देखने के बाद केल ने इस बारे में और भी अधिक सोचना शुरू कर दिया कि क्या प्राचीन ड्रैगन के जीवन को बढ़ाने का कोई तरीका है। ऐसा नहीं था कि एरोहाबेन बीमार थे, बल्कि वे तो अपनी वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक रूप से मृत्यु का सामना कर रहे थे। लेकिन एरोहाबेन ने, यह क्या है? क्या आप मौत का स्वागत कर रहे हैं? उद्धरण। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो मौत का स्वागत करेगा? हम बीमार नहीं होना चाहते और हम मरना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ड्रैगन और इंसानों दोनों के लिए यही स्थिति होनी चाहिए। प्राचीन ड्रैगन ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन केल को उसके जीने की इच्छा का एहसास हो गया। केल ने उसे देखा और सोचना जारी रखा। निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। प्रकृति के नियमों के कारण अमरता असंभव थी, तथापि केल को ऐसा महसूस हुआ कि अवश्य ही कोई प्राचीन शक्ति होगी जो आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। केल ने उन प्राचीन शक्तियों के बारे में सोचना जारी रखा जिनके बारे में उसने पढ़ा था, जब तक कि उसने चलना बंद नहीं कर दिया। यहाँ थे। राउन की उत्साहित चीख सुनकर केल ने नीचे देखा। स्वूश! वह बर्फीले तूफान के केंद्र में एक बड़ा छेद देख सकता था। मानव गोल्डी दादाजी ने कहा था कि विश्व वृक्ष नीचे होगा। हाँ, राउन, अभी के लिए अदृश्य हो जाओ। मैं। ठीक है। केल ने महसूस किया कि राउन अदृश्य होकर उसकी पीठ से चिपक गया है और आर्ची तथा चोई हान की ओर बोलने लगा है। आर्ची, तुम पहले नीचे जाओ क्योंकि तुम पहले एल्वेस से मिल चुके हो। चोई हान, तुम सबसे आखिर में नीचे आओ। मैं समझता हूँ। चोई हान ने तुरंत जवाब दिया, जबकि आर्ची भौहें सिकुड़कर छेद की ओर देख रही थी। पैट!
केल ने आर्ची की पीठ थपथपाई और आर्ची ने उस गड्ढे में कूदने से पहले एक गहरी सांस ली जो अंतहीन लग रहा था। मजेदार लग रहा है, मैं अभी कूदना चाहता हूँ। केल डरा हुआ था, लेकिन जब वह भी उनके साथ कूदा तो उसने ऑन और हॉर्न की उत्साहित निगाहों को देखकर आह भरी। ये वैसा ही था जैसा पिछली बार जब वह डार्क एल्वेस के भूमिगत शहर में गया था। हालांकि यह एक अधिक खड़ी ढलान थी, इसलिए यह पिछली बार की तुलना में अधिक गतिशील थी। वाह मानव, ये तो मजेदार है। राउंड, जो केल की पीठ पर था, उत्साहित था। केल ने इसे अनदेखा कर दिया और गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दिया। उसे जल्द ही सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देने लगी। केल का शरीर रोशनी में गिर गया। छप छप मम, केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। जब वे डार्क एल्फ शहर में फ्लफ पर उतरे थे तब यह अलग था। उसे अभी सुनी गई छपाक की आवाज पसंद नहीं आई। केल को पानी से भीगे हुए घर दिखाई दे रहे थे। हाँ, उसका फर कोट गीला था। केल खड़ा होते हुए भी भौहें सिकोड़ता रहा। आहम हेम, केल को वहां खड़े खूबसूरत एल्वेस अजीब भावों से उसे देखते हुए दिखाई दिए। उसे 2 गार्ड और 3 अन्य एल्वेस भी दिखाई दिए जो उससे बधाई देने आए थे। सामने खड़ा अधेड़ उम्र का एल्फ ही था जो नकली खांसी निकाल रहा था। केल ने इस एल्फ को देखा और फिर ऊपर देखा। ये बहुत अद्भुत है। ये ठीक वैसा ही था जैसा राउंड ने कहा था। वह झील देख सकता था। विश्व वृक्ष और एल्फ गांव झील के नीचे थे। गांव में पानी को आने से रोकने के लिए एक पारदर्शी अवरोध था। उसे एक पेड़ की टहनी भी दिखाई दे रही थी। आहम हेम, केल ने उस एल्फ को नजरअंदाज कर दिया जो लगातार नकली खांसी कर रहा था और उसने पीछे की ओर देखा। वाह, यह मजेदार था। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने ऑन और हॉर्न के साथ साथ समूह के बाकी सदस्यों की भी जांच की। एल्वेस के चेहरों पर भाव देखकर आर्ची सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वे नहीं बदले हैं। आर्ची सोच रही थी कि मध्यम आयु वर्ग के एल्फ को यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि कैल के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वे आमतौर पर मानव कैल के साथ एक तरह से व्यवहार करते, लेकिन वह भी एक ऐसा व्यक्ति था जो प्राचीन ड्रैगन के लिए एक दूत के रूप में आया था। पासेटन भी चिंता से केल की ओर देख रहा था। आहम वह। उसी समय मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एल्फ ने बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि गांव में उनका काफी ऊंचा स्थान था। यही कारण था कि केल को यह जवाब समझ में आ गया। उसे ये भी समझ में आ गया कि इस अधेड़ उम्र के एल्फ के पीछे खड़े एल्फ क्यों कठोर भावों के साथ खड़े थे। मध्यम आयु वर्ग का एल्फ अपनी उत्तेजना को दबा रहा था क्योंकि उसे अपना व्यवहार बनाए रखना था, जबकि अन्य एल्व्स मध्यम आयु वर्ग के एल्फ की प्रतिक्रिया को देखने के बाद खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ ने बोलना जारी रखा। क्या आप वही साहब हैं जो एरुहाबेन निम का संदेश देने आए हैं? क्या आदरणीय ड्रैगन निम भी आए हैं? हम। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ के अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार को देखकर आर्ची चिंतित हो गया। फिर उसने अपना ध्यान इस एल्फ पर केंद्रित किया। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ के कंधे कांप रहे थे। वो ऐसा क्यों है? यह आमतौर पर असभ्य कमीना, जिसके साथ उसने पहले भी कई बार व्यापार किया था, अजीब व्यवहार कर रहा था। तभी उसने देखा कि केल बोलना शुरू कर रहा है। राउंड। केल ने सिर्फ एक शब्द कहा, तादा, मैं प्रकट हो गया हूं। राउंड अदृश्य होना बंद हो गया। ओह! आर्ची ने उस चीख को सुनकर घबराकर अपना सिर पीछे घुमाया। अधेड़ उम्र का एल्फ हैरानी से अपनी छाती पकड़े हुए था। उसके पीछे खड़े एल्फ भी उसी तरह व्यवहार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... क्या एल्व्स इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? वेल्स, जिन्होंने कभी एल्वेस को ड्रैगन से मिलते नहीं देखा था, वे चिंतित हो गए। हालांकि केल का समूह शांत था क्योंकि वे पहले से ही पेनरिक द हीलर के माध्यम से इसके आदी हो चुके थे। मैं महान और शक्तिशाली राउंड में हूं। एल्व्स ने अपना सिर हिलाया और राउंड का नाम बड़बड़ाना जारी रखा जैसे कि वे किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। केल ने एक एल्फ को रोका जो घुटने टेकने के लिए तैयार लग रहा था और उसे वापस खड़ा होने में मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्ची को एल्फ की कैले की ओर कृतज्ञता भरी मुस्कान देखकर उल्टी आने लगी। हालांकि कैले को थोड़ी नाराजगी हुई क्योंकि उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। मुझे कहाँ जाना है? हाँ सर, मध्यम आयु वर्ग के एल्फ ने बोलते हुए अपना थोड़ा पसीना पोंछा। आपको पुजारिन निम से मिलना होगा जो विश्व वृक्ष की देखभाल करती है। उसे मूल रूप से आपका स्वागत करने के लिए आना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि विश्व वृक्ष ने अचानक उसे बुलाया। क्या ऐसा है? तो चलो तुरंत पुजारिन निम के पास चलें। केल जल्दी से अपना काम निपटाकर चिमनी के पास ले जाना चाहता था। हाँ सर, हम आपको तुरंत वहां ले चलेंगे। अधेड़ उम्र का एल्फ चौंककर गांव की ओर मुड़ गया, लेकिन फिर रुक गया। केल के चेहरे पर भी उलझन भरा भाव था।
एक छोटी लड़की उनकी ओर दौड़ रही थी। उसके पीछे कुछ अन्य एल्वेज भी थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पुजारिन निम पुजारिन। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ की टिप्पणी सुनने के बाद केल ने छोटी लड़की की ओर देखा। उसी समय उन दोनों की आंखें मिल गईं। क्या वह मेरी ओर देख रही है? छोटे से एल्फ को देखकर केल की पीठ में ठंडक महसूस हुई, जो एक उपद्रवी की तरह उसकी ओर तेजी से आ रहा था। क्या उसका चेहरा बहुत पीला नहीं है? छोटा एल्फ पूरी तरह से भयभीत लग रहा था। युवा पुजारिन केल की ओर ऐसे दौड़ी मानो उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण मिशन मिल गया हो। अधेड़ उम्र का एल्फ पुजारिन के करीब आते ही तेजी से उसके पास पहुंचा। पुजारिन निम, क्या हो रहा है? पुजारिन ने मध्यम आयु वर्ग के एल्फ पर ध्यान दिए बिना ही केल की ओर इशारा कर दिया। लाल बाल। केल झेप गया। युवा पुजारिन जब केल के सामने से गुजरी तो उसके चेहरे पर छाया थी और एक प्रकार की तत्परता दिख रही थी। केल ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। ये पुजारिन थोड़ी अजीब लग रही थी। हालांकि उस समय एक शोर था जिसने केल को आश्चर्यचकित कर दिया। खनक। ये सिक्कों की ध्वनि थी। केल ने युवा पुजारिन की ओर देखा। पुजारिन ने अपना सिर उठाया और अपने हाथ में पकड़ा थैला केले को देने की कोशिश की। खनक खनक। ऐसा लग रहा था जैसे थैले के अंदर सिक्के आपस में टकरा रहे हों। युवा एल्फ ने बोलना शुरू किया। यह शायद पुराने मानव पैसे हैं, लेकिन कृपया इसे ले लो। जाहिर है ये चांदी के सिक्के हैं। यहाँ अभी। पुजारिन ने बैग को केल की ओर बढ़ाया और केल ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर पुजारिन ने अपनी चौड़ी आस्तीन में से एक चपटी आयताकार वस्तु निकाली। यहाँ भी सोना है। यहाँ तो सोने के सिक्के नहीं थे। युवा एल्फ घबराया हुआ लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या बकवास है? केल को झटका लगा और उसने बिना सोचे समझे कसम खा ली। हालांकि युवा पुजारिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पुजारी के रूप में अपने 10 वर्षों में ये पहली बार था कि विश्व वृक्ष इतना डरा हुआ था। पुजारी ने सोने की पट्टी को वापस केल की ओर उठाया और बोलना शुरू किया। विश्व वृक्ष ने मुझे लाल बालों वाले व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा। उसने मुझे तुम्हें सिक्के देने के लिए कहा। सिक्के? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कारण था जिसके कारण वह बार बार सिक्के कह रही थी। केल ने अपना बायां हाथ खोला। चट चट। विनाश की आग अभी भी वहां थी। युवा पुजारिन ने केल को अपनी ओर देखते हुए देखकर तुरंत बोलना शुरू कर दिया। कृपया इसे ले लो, अन्यथा विश्व वृक्ष ने कहा कि सब कुछ जल जाएगा। आग का एक समुद्र होगा। केल ने सोचना शुरू किया। आखिर विनाश की आग के मालिक ने क्या किया? अल्फ पुजारिन चिंतित लग रही थी। इसमें लिखा था कि आपको सिक्के बहुत पसंद है और आप इसके लिए पागल हो जाएंगे। वह सिर्फ एक लालची नायक नहीं था। केल को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अल्फ पुजारिन का सोना फिलहाल स्वीकार कर लिया।